स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग पेपर आईसीएआई का सीएएफसी का सितंबर 2025 में जो हाल ही में एग्जाम खत्म हुआ। बहुत सारे बच्चों को पेपर टफ लगा, टफ था। क्यों टफ था? क्योंकि बेसिक्स बच्चों के क्लियर नहीं थे। जिन बच्चों के बेसिक्स एकदम क्लियर थे वो उनको बिल्कुल टफ नहीं लगा। हाँ, ट्रिकी पेपर था। ट्रिकी पेपर में कौन बच्चे फंस जाते हैं? जो लोग के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। हर चीज का लॉजिक होता है और लॉजिक के साथ पढ़ना है, खाली एंट्रीज बाय हेड करने से कुछ नहीं होता है। पहला तो आप देख लीजिए सितंबर 2025 का पेपर। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 होता है 20 मार्क का और बाकी के 4 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 करने होते हैं और एक कोई भी पूरा क्वेश्चन आप ऑप्शन छोड़ सकते हो, पर हम इसमें सॉल्व करेंगे पूरा पेपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। वेन एवर नेसेसरी सुटेबल अजम्पशन शुड बी मेड एंड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। तो ये क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम में हमको अजम्पशन करना पड़ता है और वर्किंग नोट्स आर फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं कि वर्किंग नोट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हाँ हम मैं आंसर ले लो, वर्किंग नोट नहीं दूंगा। नहीं भाई, वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। वर्किंग नोट पे भी मार्क्स होते हैं। और लिखना कैसे होता है, मैं आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। स्ट्रेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने कहीं सा, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, मतलब ये बच्चों को सब चैप्टर में से कंसेप्ट आते हैं कि नहीं। और देखो, आप देखोगे कि इसमें आप कितने भी क्वेश्चन करके जाओ, आरटीबी करके जाओ, एमटीबी करके जाओ, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा। हमेशा मोस्टली रिपीट नहीं होता है इधर से, हाँ, क्योंकि कंसेप्ट इतने हैं और छोटी छोटी पॉइंट्स पे टेस्ट किया जाता है। तो जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं उसमें उस बच्चे को ये 12 मार्क बोनस होता है। आपको सिर्फ 6 और 6 क्या करने हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, ट्रू और फॉल्स विद रीजन लिखना है और आपके 12 मार्क पॉकेट में। ये होता है जैसे क्रिकेट में होता है कि नहीं, पावर प्ले, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस, तो फटाफट 12 मार्क्स स्कोर कर देने के होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, आपको पूरा का पूरा चांस दिया जाता है कि आप टारगेट करके 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला सवाल। अब मैं कितना भी फास्ट पढ़ूं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है। मटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट of item, amount of item, materiality, and not upon the size of the business, nature or level of information, level of person making decision, etc. अब इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? मटेरियली डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम। देखो मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम। ओके, अब देखो अकाउंट्स में जो हमारी एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो मटेरियल होते हैं और नॉट मटेरियल। इमटेरियल नहीं बोलना चाहिए, नॉन मटेरियल होता है। लेकिन मटेरियल क्या होता है कि मटेरियल होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, या उसकी कुछ अहमियत है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। तो खाली अमाउंट पे डिपेंड नहीं होता है। यहां बोल रहा है डिपेंड्स ओनली अपॉन द आइटम, ये यहीं पे पता चलता है कि फॉल्स है भाई। एंड नॉट अपॉन द साइज, नो, मटेरियली डिपेंड्स अपॉन साइज। देखो जैसे क्या होता है कि सपोज एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 4 लाख रुपया है, तो उसके लिए 10% तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10,000 रुपया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 10,000 रुपया, 4 लाख में 10,000 2.5% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक कंपनी का 400 करोड़ टर्नओवर है, उसके लिए 10,000 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसके लिए मटेरियल नहीं है 10,000 रुपया। तो मटेरियलिटी पहला आंसर है, ये आंसर लिखने का। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखने का ए, तो क्या लिखने का? फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है भाई? मटेरियलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन amount of item but also depends upon
अदर फैक्टर्स। अब यहां पे आप थोड़ी नॉलेज बताओगे तो पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। सच एज, खाली फॉल्स पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका रीजन भी करेक्ट होना चाहिए। सच एज साइज ऑफ द बिजनेस, एज अमाउंट ऑफ एन आइटम इज मटेरियल और नॉन मटेरियल in comparison to size of business. Okay, now materiality also depends upon nature of information. For example, if information disclosure is legal requirement, अगर देखो अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर आपको डिस्क्लोज करना है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है लॉ के हिसाब से, इन सच अ केस a small amount of item will also be material. तो ये आपको लिखना है कि ये फॉल्स है, मटेरियली डिपेंड्स अपॉन ओनली द, नॉट ओनली ऑन द, यहां पे आना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ आइटम बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स। मतलब खाली अमाउंट पे, ये बोलता है ओनली अमाउंट, भाई अमाउंट पे डिपेंड होता है लेकिन ओनली अमाउंट मत बोलना यार, ओनली अमाउंट पे कैसे बोल रहा है, ओनली अपॉन द अमाउंट बट नॉट अपॉन, नहीं नहीं ये भी गलत है भाई, दूसरों पे भी डिपेंड होता है। तो ये पहला आपके 2 मार्क पक्के। हाँ हाँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, खाली आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, तो फिर आपको ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 बी क्या है, नहीं बी नहीं है, ये ए का 1 था, क्वेश्चन नंबर बराबर लिखने। अब सेकेंड क्या है, while preparing income and expenditure account as per the accrual concept, the income and expenditure is considered in the period in which actual receipts and actual payments are made. Income and expenditure account is prepared as per accrual concept. accrual concept क्या होता है भाई, आपका expense due हो गया है तो भी आपको लिखना है वेदर यू हैव पेड और नॉट। जैसे रेंट है 12 महीने की, 12 महीने हो गए, आपने 11 महीने के दिया तो भी 12 महीने की रेंट तो अक्रू हो गई है, ड्यू हो गई है, तो आपको कंसिडर करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड इन द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड। ये गलत बात है, ओके ये फॉल्स है। फिर से क्यों फॉल्स क्यों है, इसमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस, पहला तो बराबर है, ओके। अंडर अक्रूअल बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन accounts as and when such expenses become due or accrue, है ना, जब ड्यू होते हैं या अक्रू होते हैं तब होता है। ऑल्सो इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इनकम accrues or becomes due, okay। expense and incomes are recognized in the year in which such expense and incomes accrue or
बिकम ड्यू। जब ड्यू होता है तब लिखते हैं। जैसे अब इसको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि रेंट अगर 11 महीने की है, 11 महीने की पे की है और 12वां महीने की ड्यू हो चुकी है, तो हम 12 महीने की लिखेंगे, 11 महीने की नहीं लिखेंगे। तो ये है 1B। थर्ड वन क्या है भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड नॉट बी सेम। परफेक्ट, ये ट्रू है। ओके, करेक्ट है कि नहीं? यस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में need not necessarily be in the ratio of capital। जरूरी नहीं है। कैपिटल रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is stated in partnership deed। okay, and if PSR is not stated in partnership deed, then it is assumed that partners will share profits equally। तो PSR और ये अलग चीजें होती है भाई। ओके, हाँ, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होता है। फॉलो दिस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो अलग अलग होते हैं। नीड नॉट बी सेम, बरोबर है, सेम होने की जरूरत नहीं है। चौथी पॉइंट है, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल ईयर वेयर एंटिटी इंकर्स अ लॉस। चौथा पॉइंट भाई, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड व्हेन, ये गलत बात है ना, फॉल्स है। अरे भाई, डेप्रिसिएशन कब रहता है? लॉस हुआ तो भी करना तो पड़ेगा ना। ओके, अगेन लिखो फॉल्स है। क्यों? डेप्रिसिएशन is has to be provided even when there is a loss। okay, depreciation is an expense or charge against profit। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन expense should be considered to ascertain correct profits or losses। आपको लॉस है या प्रॉफिट है, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कंसिडर करोगे तो ओके। अब यहां पे आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये मैं बता दूं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज distribution of profits or the manner in which
profits are to be utilized. देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमको एक्सपेंस होते हैं, तो हमको असली प्रॉफिट तक पहुंचने तक हमको जो खर्चे होते हैं, असली प्रॉफिट तक पहुंचने तक जो भी एक्सपेंस गिनने चाहिए या एक्सपेंस लेने चाहिए, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जैसे डेप्रिसिएशन नहीं लोगे तो आपका प्रॉफिट ही सही नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो डेप्रिसिएशन लोगे तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। एक तो जो भी खर्चे लेने चाहिए करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक बार प्रॉफिट पक्की हो गई, सब खर्चे ले लिए, प्रोविजंस ले लिए, उसके बाद आपको वो प्रॉफिट कैसे यूज करना है, रिजर्व में डालना है, डिविडेंड देना है, या पार्टनर्स रिजर्व में डाल देना है, कुछ करना है, साइड पे रख देना है, तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप तभी करोगे जब आपका प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट है या लॉस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पांचवा, हाँ, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। डेप्रिसिएशन हो गया, द कंसेप्ट दैट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स। ओहो, क्या? कीपिंग बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस के मामले फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर इज नोन एज विच कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट? नो, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कौन सा नंबर था भाई? 4 हो गया, ये भी फॉल्स है, झूठ है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है भाई जो आपको अलग करता है ना? कंसेप्ट विच enables to keep business affairs free from influence of personal affairs of the owner is known as बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी मैं आपको जितना बोल रहा हूँ उतना नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बोलना है इसमें, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख के ख़त्म करना है, क्योंकि एमसी ये ट्रू और फॉल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। ये A company cannot issue equity shares at a discount to general public. अभी कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिटेड है। क्या है कंपनीज एक्ट में? क्या है? सेक्शन 53 के अनुसार, यस दिस इज ट्रू, लास्ट वन इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या है भाई? A company cannot issue shares at discount to general public। हाँ, पर इन जनरल और हाँ, a company may issue shares at discount to employee or directors as sweat equity shares।
स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? पसीने के शेयर्स, मतलब जो लोग ने मेहनत किया ना, एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स, उनको दे सकते हैं, पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये बात ट्रू है क्या? ये ट्रू है। तो ये 6 है। आप इतना क्वेश्चन लिखोगे, आपके 12 मार्क पक्के। आप इश्यू ऑफ शेयर्स क्या कर सकते हो? हाँ हाँ, अभी ये है 12 मार्क। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 मार्क का। कितने मार्क का? 4 मार्क्स। एक्सप्लेन जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। देखो, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स इसने पूछा है, तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या होता है कि ये होता है कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन नहीं पूछा पहली बात तो। इसने जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, मतलब आमतौर पर नॉर्मली कौन से वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो। आपको बैलेंस शीट बनानी होती है ना ईयर एंड में, व्हेन यू टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है बहुत सारी चीज। फिक्स एसेट्स वैल्यू करना पड़ता है, इन्वेंटरी वैल्यू करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू करनी पड़ती है। अब वैल्यूएशन में बहुत सारे चेंज आते हैं, तो भाई कौन से सिद्धांत के हिसाब से अलग अलग मेथड्स क्या है? तो देयर आर जनरली, देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। उसमें एक है पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, बी है करंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सी है रियलाइजेबल वैल्यू और डी है प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका हम लोग, हाँ, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 प्रिंसिपल्स है वैल्यूएशन के। अब क्या है इसमें, सुनो। आप है ना, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, पहले ये होता है क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हम लोग ने जब खरीदी थी ना बिल्डिंग, तो कोई भी एसेट, तो वी विल रिकॉर्ड एट द एक्चुअल कॉस्ट जब हमने खर्चा किया था। सपोज से आज हम 2025 में, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 20 लाख में इन 1990, आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपया है, पर हिस्ट्री में क्या लिखा गया है? 20 लाख रुपया। तो इट मीन्स recording asset at cost of acquisition. For example, a building purchased in 1991 for rupees 20 lakhs will be recorded in books at rupees 20 lakhs। 20 लाख पे लिखेंगे ना, ओके। कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स मनी और कैश equivalent paid or agreed to be paid for acquiring the asset। भाई एसेट लाने के लिए जो खर्चा हुआ था, हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, ओके। तो एक्चुअल कॉस्ट incurred becomes a historical cost
आफ्टर सम ईयर्स, है ना। आज जो हम कर रहे हैं तो आज तो करंट कॉस्ट है, लेकिन वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी ना थोड़े दिन बाद। बोलो जी, दूसरा है क्या है, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होता है, करंट कॉस्ट क्या होता है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। करंट कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैं ये बिल्डिंग मैंने 20 लाख की खरीदी तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो, वो वैल्यू वो एक मेथड ही है। दूसरा क्या है, से करंट कॉस्ट मीन्स व्हाट, मीन्स कॉस्ट विच we would have to pay to acquire same or similar asset at present। मतलब देखो, अगर आपने बिल्डिंग ली है तो बिल्डिंग तो 20 लाख में ली थी 40 साल पहले, 35 साल पहले, लेकिन आज ये बिल्डिंग बनाने जाऊंगा तो कितने में पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग was purchased in 1991 for rupees 20 lakhs, but in 2025 if similar building is to be purchased, it will cost say rupees 2 crore 60 lakhs। Therefore current cost of building is rupees 2 crore 60 लाख। समझा। आज मैं बिल्डिंग खरीदने जाऊं ना तो 2 करोड़ 60 लाख की मिले, तो इट मीन्स कॉस्ट विच वी वुड हैव टू पे टू अक्वायर सेम और सिमिलर एसेट एट प्रेजेंट। आज अगर हम लेने जाएं तो आज ये कितने में पड़ेगा। जैसे हमारे पास गोल्ड होता है घर पे, हाँ, तो दादाजी सुनाते हैं, अरे तेरे बापू की शादी में ये गोल्ड लिया था तब उतने रुपए में था, आज भी पड़ा है। तो भाई वो जो भाव में लिया था पिताजी की विवाह पर, वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, और आज उसकी कीमत क्या, आज यही गोल्ड लेने जाओ तो क्या भाव है उसका, तो वो होता है क्या क्या कॉस्ट, करंट कॉस्ट। फॉलो दिस। अब कौन सा प्रिंसिपल कब है सही गलत हम नहीं बता रहे। दूसरा क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ, आज नया लेके आएंगे तो क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है, दैट एसेट, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है कि आज अगर बेचेंगे तो कितना मिलेगा। अभी हमने बोला आज खरीदूंगा तो कितने में आएगी ये बिल्डिंग। अच्छा भाई, आज ये बिल्डिंग बेचूं तो 2 करोड़ 60 में तू तो नहीं बेच पाएगा भाई, लेने को 260 में मिलेगा, देने का तो 2 करोड़ 40 लाख में मिलेगा, है ना। ओके, इट मीन्स द वैल्यू और नेट वैल्यू which will be received if an asset is sold today or at present। समझा। फॉर एग्जाम्पल, if building is acquired in 1991 for rupees 20 lakhs and in 2025 it can be sold for rupees 2 crore 40 lakhs and brokerage of rupees 5 lakhs
will be payable. In such a case क्या होगा? Realizable value of asset will be rupees 2 crore 35 लाख. समझा? अरे भाई 2 करोड़ 40 लाख में बेच सकता हूं, आज खरीद सकता हूं. ये कितने में पहले खरीदा था हिस्टोरिकल, आज कितने में खरीद सकता हूं वो करंट कॉस्ट, और आज कितने बेचूंगा तो कितना पैसा मिलेगा. अरे 2 करोड़ 40 लाख मिलेगा, बेचने जाएगा, खरीदने जाएगा तो ज्यादा भाव में मिलेगा. हाँ, 2 करोड़ 40 लाख मिलेगा, लेकिन उसमें से 5 लाख तेरा खर्चा हो जाएगा. तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है. अब फोर्थ है क्या? प्रेजेंट वैल्यू. तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है भाई? प्रेजेंट वैल्यू होता है, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू? देखो अब ये ना, ये फाइनेंस का सब्जेक्ट है. प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि हर एक एसेट का फ्यूचर कैश फ्लोज होता है. जैसे आपकी मशीन है, वो आपको हर साल पैसे कमा के देगी, तो फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, है ना, और उसको डिस्काउंट करेंगे. तो ये पूरा फाइनेंस का मैटर है. और हाँ, इसमें आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में प्रेजेंट वैल्यूज. तो सी हियर, एन एसेट usually gives future benefits in the form of cash inflows or saves cash outflows. देखो जनरली एक एसेट होता है, वो हमको क्या देता है? फ्यूचर कैश फ्लोज देता है, इनफ्लो देता है, या हमारी बचत करके देता है. हमको पैसे जाने के बचत करते हैं. ओके, दीज फ्यूचर कैश फ्लोज बेनिफिट्स आर डिस्काउंटेड एट appropriate rates and present value of each cash flow is obtained. The sum of these cash flows is called what? Future value, sorry, is called प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट. मैं आपको एग्जांपल बता दूं, क्योंकि ये कंसेप्ट है, यहाँ से लिख दिया आपने, लेकिन मुझे पक्का है कि आपको पूरा नहीं समझा है. पक्का है, मुझे मालूम है बहुत लोगों को नहीं समझा. सी है से वैल्यूएशन इज डन ऑन 31st March 2025. A machine is owned by us on the above date. अरे इस दिन हमारे पास मशीन थी. The machine will have a useful life of 3 years. Okay, it will generate following cash inflows. क्या होगा मशीन में? आपको क्या मिलेगा? 2025 26 में ₹1,10,000. 2026 2 साल बाद आपको मिलेगा, ये आपको देगा ₹2,42,000. चलो ओके. एंड
एंड इन 2027-28 ये आपको देगा, ये मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है। 1,99,650 रुपीज देगा। तो ये है ना, आपको कितने पैसे देगा सुनो, ये मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पे आपको अच्छी तरह समझ में आवे। हाँ, क्योंकि पेपर सॉल्व करना खाली उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमको समझ में भी आना चाहिए। ये देखो पेन कहाँ गई, पेन आ गई, आजा पेन, प्यारी पेन आजा, आजा आजा। देखो क्या है ये है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इससे पेन वर्क नहीं कर रही है। हाँ, सी है। अब आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये फर्स्ट ईयर है 25-26, ये सेकेंड ईयर है 26-27 और ये थर्ड ईयर है 27-28। आपको पहले साल मिलने वाला है 1,10,000 और यहाँ पर मिलने वाला है 2,42,000 और यहाँ पे 1,99,650। अभी ये ना इतने पैसे मिलेंगे, पर ये आपको एक साल के बाद मिलेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 1,10,000। सपोज मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो इसकी वैल्यू 1.1 से डिवाइड कर देंगे। ये 2,42,000 मिलने वाला है आपको 2 साल बाद, तो इसको 1.10 से रेज़ टू पावर ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे और ये इसकी वैल्यू हो गई प्रेजेंट वैल्यू। और ये 1,99,650 डिवाइड बाय 1.10 रेज़ टू पावर ऑफ 3। अब इनकी वैल्यूएशन आप लाओगे तो 1 लाख ये आएगा आपको, इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपया। ये 2,42,000 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपया। इधर इसकी वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यूज है। और ये 1,99,650 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 4.5 लाख रुपया। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू 10% डिस्काउंटिंग किया है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू से एसेट की वैल्यू 4.5 लाख रुपया मिलेगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि हम बोलें कि जो एसेट की वैल्यू है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे डिपेंड है। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है तो आज उसकी वैल्यू ज़्यादा पाएंगे, है ना। इसका रिटर्न्स में वैल्यू है, ओके। तो इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे मैंने बताया आपको। ओके, तो आप ये देख लीजिए, इसमें मैंने वैल्यूशन बताया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% पर एनम दिया है, ओके। तो इसके लिए 1.1 से डिवाइड किया मैंने। हाँ, तो ये आप वैल्यूएशन देख लेना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर है 4 मार्क का गया।
अब ये जो बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं टॉपिक्स, खास करके जो कॉमर्स 12th करके आए हैं और 11th ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए सवाल पूछा गया, क्या? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। अब ये गूगली है, मतलब ये फुल टॉस डाल दिया उसने कि भाई एकदम इजी पूछ लिया। कभी कभी देखा है ना, अचानक एकदम टेस्ट मैच चल रहा होता है जोरदार और बॉलर एक फुल टॉस फेंक देते हैं और अच्छे बैट्समैन फुल टॉस में आउट हो जाते हैं। अरे भाई यॉर्कर में आउट नहीं हुआ, बड़े बड़े बॉल में इनिंग आउटस्विंग में आउट नहीं हुआ, तो फुल टॉस में आउट हो गया। हाँ हाँ, ये बेसिक्स। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक में पहले नोट करना। परचेज बुक में आप लिखते हो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये 4 मेथड हो गए वैल्यूएशन के। आप लिखते हो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते हो। तो ये क्या है, इसने बिजनेस नहीं बताया, इसको बताना चाहिए था। ये पूरा मॉड्यूल से समय। परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 100 प्लेट्स एट ₹150 पर प्लेट, 500 स्मॉल बॉल्स एट ₹50 पर बॉल, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे, और पैकिंग चार्जेस ₹2 पर प्लेट और ₹1 पर बॉल। तो ये परचेज बुक में आएगा। परचेज फर्नीचर, अरे नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर इज नॉट गुड्स। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजंता and Ajanta and Company 50 boxes of spoon at ₹200 per box and 40 box of fork at $250 per box, less 8% trade discount. Purchase cash for cash, cash purchase भी नहीं आएगा। Purchase 1 dozen कुकर्स, तो ये लगता है कि क्रॉकरी की दुकान है या फिर ये हाउस होल्ड अप्लायंस की दुकान है। तो परचेज बुक में क्या होता है, सुनो। परचेज बुक का पहले स्टोरी सुन लो, थोड़ी सी स्टोरी है। देखो बच्चों, परचेज बुक, पहली बात तो कुछ पॉइंट नोट करनी चाहिए। पेपर सॉल्व कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। परचेज बुक records what? Credit purchases of goods. Cash purchase is not recorded in purchase book। पहली बात तो क्लियर कर दो। दूसरा, purchase of assets such as furniture, machinery etc. is not recorded in the books। इसमें नहीं लिखते भाई, है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि हम लोग परचेस बुक लिखते हैं, उसने बोला परचेस बुक लिखो, तो इसमें ना मोस्टली 5 कॉलम होते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कौन से कॉलम होते हैं। हाँ, या 6 कॉलम भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो, परचेस बुक, इसमें होता डेट, पर्टिकुलर्स, LF, इनवर्ड इनवॉइस और अमाउंट। ये 5 कॉलम होते हैं। लेकिन यूँ क्योंकि डिटेल ज़्यादा लिखा है बहुत, तो पहले तो ट्रांजैक्शन आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करने का। इसमें देखिए सवाल क्या है, सवाल नहीं पढ़ेंगे तो फिर बवाल हो जाती है पेपर में। पहला क्या है, 2 दिसंबर, परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। किससे खरीदा आपने? मैसर्स गुप्ता। तो आपको लिखना चाहिए उधार पे खरीदा है माल है हमारा। ये 2024 तो कॉमन है। 2 दिसंबर आप क्या लिखोगे? मैसर्स
गुप्ता एंड कंपनी। अभी देखो गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा, इसका बिल आता है, एक्चुअली सीधा बिल का अमाउंट लिख देते हैं, पर इसने डिटेल दिया है। क्या लिखा है? अब डिटेल में क्या लिखा है ना, पर्टिकुलर्स में इसने लिखा है 100 प्लेट्स एट द रेट ऑफ ₹150 पर प्लेट, तो इसके होते हैं 15,000 रुपया। अब इसके बाद क्या होता है, 500 स्मॉल बॉल्स, है ना, कटोरियां एट ₹50 पर बॉल। ये कितना होगा? 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये टोटल करना पड़ेगा आपको, ये टोटल हो जाएगा ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 11th में हमने पढ़ा था ₹4,000, तो नेट प्राइस कितनी आएगी? अब इसमें पैकिंग चार्जेस भी ऐड, पैकिंग चार्जेस भी ऐड कर दो। पैकिंग चार्जेस कितना दिया है? प्लेट्स का 100 प्लेट्स इंटू ₹, ये 200 रुपये आएगा। और बॉल्स का 500 बॉल्स इंटू ₹1, रुपीस नहीं, ₹1, 500। तो फाइनल टोटल कितना होगा? 36,700। तो ये अमाउंट आप बाहर लिखोगे, ₹36,700। ये आप ऐसा लिखोगे। हमने बेसिक्स पूछा है इसमें, पूरी स्टोरी आप यहाँ लिखोगे। सेकंड, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर शॉप नहीं लिखेंगे। अरे भाई गुड्स नहीं है, फर्नीचर हम शॉप के लिए खरीदे हैं, यूज करने के लिए। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स अजंता एंड कंपनी 500 बॉक्स ऑफ स्पून, 50 बॉक्स ऑफ स्पून 200 पर बॉक्स, तो 10,000 रुपया होगा। और 40 बॉक्सेज ऑफ फोर्क एट ₹250 पर बॉक्स, ये भी 10,000 रुपये होगा, लेस 8% डिस्काउंट। इसमें पैकिंग चार्जेस नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 8 दिसंबर, ईयर तो सेम ही है। किससे खरीद रहे हो आप? नाम क्या है? मैसर्स अजंता एंड कंपनी। क्या खरीदा? 500 बॉक्सेस स्पून एट द रेट ऑफ ₹200 पर बॉक्स, तो ये कितना आएगा? 10,000 रुपया। फिर उसके बाद 40 बॉक्सेस फोर्क, मालूम है ना, कांटे वाला चम्मच, कांटे नहीं कटती दिन ये रात, वो वाला कांटा नहीं,
हाँ समझा, कांटे वाला को फोर्क बोलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? परचेज बुक में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 8%, 8% होगा 1600 रुपया। तो नेट अमाउंट होगा कितना? नेट अमाउंट आप इधर भी लिख सकते हो, आपको कुछ फ्रेट रेट नहीं है, रुपीज़ 18,400। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18,400, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये दो ट्रांजैक्शन हो गए। फिर परचेज फॉर कैश। अरे कैश में परचेज किया नहीं लिखूंगा भाई, कैश में नहीं लिखते, उधार वाला ही लिखते। और लास्ट 27 परचेज 1 डजन कुकर्स 700 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा। अजंता का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, वर्मा सन्स ऑन क्रेडिट। तो ये वर्मा बेचारा क्या बोला है? 1 डजन, 1 डजन कितना होता है भाई? 1 डजन होता है 12। हाँ आजकल बच्चों को नहीं पता है ना। मेसर्स वर्मा एंड सन्स क्या खरीदा है? 1 डजन मतलब 12 पीसेस। क्या है? कुकर्स एट द रेट ऑफ ₹750 ईच। तो ये हो जाएगा 9,000, और कुछ नहीं है इसमें, तो ये 9,000 हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9,000। बस हो गया खत्म। ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। और आपको इसका टोटल करना है। तो टोटल करते टाइम क्या होगा? 36,700 और 18,400, ये हो गया 55,100, और 9,000 मतलब 64,100 टोटल इन रुपीज। ये आपका परचेज बुक हो गया। अब ये परचेज बुक में क्रेडिट डेबिट होता है, ये अलग मैटर है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना चाहिए ज्यादा में ज्यादा 25 मिनट्स में या 30 मिनट्स में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। मुझे 50 मिनट लगे, 53 मिनट हो गए लेक्चर को, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ, खाली सॉल्यूशन देना मेरा उद्देश्य नहीं है, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ओके, so we'll start with question number 2 now.